अब हम आते हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली का जो हमने अध्ययन किया अभी तक। इस निर्वाचन प्रणाली की खासियत क्या है? वैसे इनमें से हमने कई विशेषताओं का अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन उनको दूसरी नज़र से उसका अध्ययन किया। अब यहाँ विशेषताओं के रूप में थोड़ा देखें कि खासियत क्या है हमारे चुनावी प्रक्रिया की। पहला, वयस्क मताधिकार, और वह भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो भारतीय संविधान में जिसका प्रावधान है। और वर्ष 1989 में जो 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, उसमें वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, और जो वर्तमान में यथावत बनी हुई है। और ये जो पद्धति है ये अमेरिका जैसे देशों में भी वयस्क मताधिकार की पद्धति और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा वहाँ भी लागू है। दूसरी विशेषता हमारे संविधान की वयस्क मताधिकार के बाद, और वो भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार, उसके बाद है आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण की बात करते हुए मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं है, संप्रदाय के आधार पर नहीं है, जैसा अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने जो आरक्षण की पद्धति अपनाई थी 1909, 1919, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण था। भारत ने उसे तुरंत भारतीय व्यवस्था में उसे खारिज कर दिया गया है, और इसके बदले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनकी विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में आरक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 में जहां 6 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, वहां 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है एक अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए है। तो ये आरक्षण जो है वह किसी विशेष वर्ग के लिए है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, और इसीलिए सांप्रदायिकता की बू हमारे आरक्षण सिस्टम में नहीं आती। ये वाली जो व्यवस्था है आरक्षण की, ये व्यवस्था आने वाले कई वर्षों तक के लिए है, और इस व्यवस्था के अनुसार कुछ आरक्षण क्षेत्र ऐसे रखे जाते हैं जिनसे किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग का ही उम्मीदवार खड़ा होगा। जैसा कि मैंने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताया, सामान्य के लिए 6, जनजाति के लिए 4 और अनुसूचित जाति के लिए 1। अब ये अगले कई वर्षों तक ये रहेगा, जब तक कि नई जनगणना के परिणाम नहीं आ जाते। तीसरी विशेषता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। इसका संबंध आरक्षण से भी है। इस विशेषता का संबंध आरक्षण से इसलिए है क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उस क्षेत्र के सारे मतदाता, चाहे वह आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन मतदान सभी लोग करेंगे। सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। यदि वह आरक्षित क्षेत्र है तो उम्मीदवारी के लिए आरक्षण है, मतदाताओं के लिए नहीं। अंग्रेजों ने तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत, उस नीति के तहत, उन्होंने मतदाताओं के लिए भी क्षेत्र आरक्षित कर रखे थे, और इस प्रकार अलग अलग धर्मों के बीच में एक तरीके से उन्होंने खाई पैदा करने का प्रयास किया था, और सफल भी हुए। तो हमको ये याद रखना होगा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मायने हैं एक क्षेत्र में जितने मतदाता जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और पात्रता रखते हैं, वे मत डालने के लिए अधिकृत हैं, उसके अधिकारी हैं। भारत में आपको मालूम है कि 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्र से 1 सदस्य। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो
मत प्राप्त करेगा वह विजयी घोषित होगा। और मत देने वाले कौन? उस क्षेत्र के रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, किसी वर्ग विशेष के मतदाता नहीं, सभी मतदाता। मतदाता सभी रहते हैं, उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के रहते हैं। ये आपको याद रखना, ये एक अगली विशेषता। इसके बाद चौथी विशेषता हमारे चुनावी प्रक्रिया की है कि ऐच्छिक मतदान और गुप्त मतदान। अर्थात ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार। मतदान के लिए जरूरी नहीं है कि हर मतदाता अनिवार्य रूप से मतदान करे, ये जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा पर है। यदि आपको मतदान करना है तो करें। दूसरा, मतदान गुप्त होता है, अर्थात किसी दूसरे को नहीं मालूम होता कि आपने किसको मत दिया है। और अच्छी परंपरा तो ये भी उम्मीद करती है कि मतदान करने के बाद मतदाता लोगों को ना बताए कि उसने किसको मत दिया। ये हमेशा सभी के हित में है कि मैंने किसको मतदान दिया या मैं किसको मत देने जा रहा हूं, इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके अपने अनेक कारण हैं और ये परंपरा भी चली आई है ना बताने की। तो ये मतदान होता है गुप्त मतदान। ये मतदाता की इच्छा पर निर्भर है कि मत दे सकता है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक एक बार मत देने का निर्णय लेता है तो वह गुप्त रहेगा। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी निकायों के लिए गुप्त मतदान की ही प्रणाली है। चाहे किसी भी तरह की चुनावी प्रणाली भारत में अपनाई गई हो विभिन्न चुनावों के लिए, लेकिन इसके लिए मतदान गुप्त होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। अगली विशेषता पांचवी, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन। पूर्व में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के क्या मायने हैं और अप्रत्यक्ष के क्या मायने। भारत में दोनों तरह का निर्वाचन होता है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों को अपनाया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत। इनमें सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों को डायरेक्टली चुनती है, प्रत्यक्ष चुनती है। लेकिन राज्यसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, तो वहाँ जनता इनको नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो लोकसभा या विधानसभाओं में बैठे हैं वे लोग इनको चुनते हैं। ऐसे चुनाव को जिसमें जनता डायरेक्टली चयन नहीं करती, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं, ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो भारत में दोनों तरह की प्रणाली अपनाई गई है। ये हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता, साधारण बहुमत की प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। हमने दोनों प्रणालियां अपनाई हैं। दोनों ही तरीके की चुनाव प्रक्रिया को हमने अपने देश में लागू किया है विभिन्न क्षेत्रों में। भारत में विभिन्न संस्थाओं हेतु साधारण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने के अपने कारण हैं, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली से होते हैं। जिसे बहुमत मिला, बहुमत अर्थात सबसे ज़्यादा। बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि 50% से ज़्यादा मत, याद रखेंगे। बहुमत का सीधा अर्थ है सबसे ज़्यादा मत पाने वाला, वह विजयी घोषित होता है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्थिति बदलती है आनुपातिक स्तर पर। सातवीं विशेषता हमारे संविधान की, राजनीतिक दलों की संबद्धता। राजनीतिक दलों की संबद्धता की बात करें तो ये भी भारतीयों के निर्वाचन प्रणाली की एक खास विशेषता है। इसके मायने क्या हैं? भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत, ये जो चुनाव हैं ये राजनीतिक दलों के आधार पर लड़े जाते हैं। वैसे कई क्षेत्रों में उम्मीदवार की प्रसिद्धि
उम्मीदवार की अपनी पकड़, अपनी अपील ज़्यादा हावी रहती है, लेकिन वह अंततः किसी एक दल से जुड़ा होता है। तो भारत की जो चुनावी पद्धति है वह दलीय राजनीति से जुड़ी हुई है। दलीय राजनीति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जो प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वे राजनीतिक दलों के निश्चित चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तक कि निर्दलीय भी चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ता है और दलीय राजनीति के रूप में ये लोग विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दलीय राजनीति के रूप में मात्र मेरे जीतने से मेरे दल की पूरे देश में विजय होगी आवश्यक नहीं है। मेरे दल से जुड़े हुए देश के जो अन्य उम्मीदवार हैं उनकी विजय हो और वे बहुमत में आए, तब वह दल विजयी माना जाएगा। दल की विजय और व्यक्तिगत उम्मीदवार की विजय, ये दोनों अलग बातें हैं। पर अंतिम जो आधार बनता है सत्ता में आने का, सरकार में आने का, राजनीतिक व्यवस्था में सरकार बनाने का, वह आधार दलीय राजनीति का आधार रहता है। ये बात साबित करती है कि भारत में राजनीतिक दलों की संबद्धता अति अनिवार्य है। 8वीं विशेषता, प्रत्याशियों को सुविधा। प्रत्याशियों की सुविधा से मायने हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव के लिए निर्धारित योग्यताएं रखता है वो किसी भी दल से और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव न लड़ने का कोई कारण नहीं है। यदि उसकी इच्छा है तो वह अपनी इच्छा को दलों को बताकर किसी एक दल के साथ चुनाव लड़ सकता है, किसी एक दल में शामिल होकर, और या यदि किसी भी दल ने उसे अपना उम्मीदवार प्रत्याशी नहीं बनाया तो वह स्वतंत्र भी लड़ सकता है, जिससे साबित होता है कि प्रत्याशियों को पूरी सुविधा हमारे संवैधानिक प्रावधान में दी गई है। पहली बात। दूसरी बात अति महत्वपूर्ण, एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। अर्थात यदि वह कोई एक उम्मीदवार किसी एक दल से रायपुर की लोकसभा सीट में उम्मीदवार बना है तो वही व्यक्ति पूरे देश के किसी अन्य क्षेत्र में वहाँ भी उसी दल का उम्मीदवारी रख सकता है और दोनों जगहों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब देखा गया है कि कई उम्मीदवारों ने एक से ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ा है। इसके कई कारण होते हैं, पर सबसे मुख्य कारण यदि मैं बात करूं तो सबसे मुख्य कारण होता है किसी एक क्षेत्र में चुनाव हार जाने की शंका। और यदि चुनाव हार गए तो संसद में या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने की पात्रता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी जीत या अपनी उपस्थिति सदन में सुनिश्चित करने के लिए कई सदस्य दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक दल जो हैं वे भी इस बात की अनुमति उम्मीदवार को देते हैं। इस प्रकार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए दो जगहों में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन ये सब चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके साथ ही चुनाव के प्रचार के लिए भी कई प्रावधान हैं, यानी प्रत्याशियों को सुविधा दी गई है। चुनाव के प्रचार में उनको सुविधा देने के लिए क्या किया गया है, आपको बताया था। दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो आदि में उनके लिए प्रावधान किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। टाइम स्लॉट और दिन दिए जाते हैं जिसके माध्यम से वो जनता तक पहुंच सकें, अपनी बात रख सकें। ऐसी सुविधाएं देने का प्रावधान हमारे संविधान में है उम्मीदवारों के लिए। इसीलिए एक बहुत बड़ी विशेषता है प्रत्याशियों के लिए सुविधा। 9वीं विशेषता हमारे संविधान की, उसका संबंध है चुनाव याचिका से। परिणाम घोषित हो जाने के बाद कोई मतदाता या पराजित प्रत्याशी न्यायालय जा सकता है। मतदाता भी जा सकता है, याद रखेंगे। यदि किसी मतदाता को इस बात पर शंका है कि विजयी उम्मीदवार ने कुछ गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीकों से विजय पाई है,
तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है 45 दिनों के अंदर। निर्वाचन में किसी अनियमितता या कोई भ्रष्ट तरीके के आचार पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचित प्रत्याशी का चुनाव निरस्त किए जाने का प्रावधान है और उसके साथ ही भविष्य में चुनाव न लड़ने के लिए भी वो उसे अयोग्य घोषित कर सकता है या न लड़ने के लिए उनको विवश कर सकता है, कानूनी प्रावधान कर सकता है। एक तरीके की यह सजा है। किसी तरह का दुराचार चुनाव प्रचार में, किसी तरह की अनियमितता, कोई भ्रष्ट तरीके अख्तियार करने पर विजयी उम्मीदवार के चुनाव को न केवल अवैध घोषित किया जाता है बल्कि कई बार भविष्य में होने वाले चुनाव पर पाबंदी लगा दी जाती है। और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन पर पाबंदी लग चुकी है या लगी है। 10वीं विशेषता, संयुक्त निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन के क्या मायने हैं? ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो है वह भी एक निर्वाचन की प्रणाली है। अर्थात एक चुनाव क्षेत्र से जो उम्मीदवार जीतता है वह उस चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन मतदाताओं का ही नहीं जो उसके दल के हों या उनका नहीं जिन्होंने उसको मत दिया हो, बल्कि एक बार प्रतिनिधि बनने पर वह अपने चुनावी क्षेत्र का, अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं का वह प्रतिनिधित्व करता है। उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, एक बार प्रतिनिधि बनने पर उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी जाति वर्ग के मतदाताओं का उसको प्रतिनिधित्व करना माना जाता है। उसी प्रकार सभी लोग एक उम्मीदवार के लिए मत करते हैं या उम्मीदवारों के लिए मत करते हैं। अर्थात एक क्षेत्र में सभी मतदाताओं को मत देने के लिए कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं संयुक्त निर्वाचन। सभी लोग जिसमें जुड़े हुए हों वो ऐसा निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन कहलाता है। यह भी हमारे चुनावी प्रणाली की विशेषता है। अगली विशेषता, ये सारी चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और वास्तव में लोकतांत्रिक हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए इसका सारा दारोमदार जिस संस्था पर है उसका नाम है चुनाव आयोग। और ये एक संवैधानिक संस्था है, जैसा मैंने बताया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सन 93 से उसकी मदद के लिए 2 आयुक्त और रहते हैं। और ये दल राजनीतिक दलों के, ये संस्था जो है ये राजनीतिक दलों के दबाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में विस्तार से कर चुका हूं। संविधान में भी ऐसा प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो ताकि वे अपने कार्यों का संपादन निडरता से, निष्पक्षता से, बिना किसी भय के और बिना किसी हस्तक्षेप के कर सकें, किसी का उन पर दबाव न हो। ऐसे प्रावधान संविधान में किए गए हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही विस्तार से बता दिया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वह एक हमारे संविधान की, हमारे चुनावी प्रक्रिया की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इस प्रकार कुल लगभग 10 विशेषताएं हम एक नज़र में अपने चुनावी प्रणाली के बारे में देख सकते हैं। अब अपनी चुनावी प्रणाली को, हमारे देश की चुनाव पद्धति को, चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं, आप इस स्थिति में हैं कि अब आप इस निर्वाचन प्रणाली को लेकर कुछ सवाल आपके मन में कौतूहलवश आए। उदाहरण के लिए
आपके मन में ये सवाल आ सकता है, आना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है कि एक उम्मीदवार यदि 2 जगहों से चुनाव लड़ रहा है तो दोनों अलग अलग दलों से लड़ ले? ऐसी स्थिति भारत में क्या उत्पन्न हुई है या ऐसा संभव है? और अन्य कई तरीकों के प्रश्न आपके मन में आएंगे। दूसरे शब्दों में मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि जो भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है, इसकी कुछ खामियां आपको नजर आएंगी जिस पर आप सवाल कर सकते हैं, अपने मन में सवाल उठा सकते हैं और इन खामियों के कारणों और इसके निवारण का प्रयास कर सकते हैं। अगला जो बिंदु है उसका संबंध इसी से है, हमारी चुनावी प्रक्रिया के दोष क्या हैं, भारत की निर्वाचन प्रणाली में क्या खामियां हैं, उसका एक आलोचनात्मक अध्ययन अब करें। भारत में अभी तक 16 आम चुनाव हो चुके हैं। ये सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, सामान्य तरीके से हुए, लेकिन साथ ही साथ हर चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान या कुछ विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ गंभीर दोष दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि गंभीर दोष चुनाव के दौरान दिखते हैं, पर ये गंभीर दोषों की जानकारी पहले से रहती है, खामियां हैं, क्योंकि हमारी पद्धति की कमजोरियां हैं। तो पहले हम जानें कि हमारे चुनावी पद्धति की क्या कमजोरियां हैं, इसके मुख्य दोष क्या हैं और वो ये दोष किस हद तक हमारी इस उम्मीद को प्रभावित करते हैं कि भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है वो स्वतंत्र है, वास्तव में लोकतांत्रिक है, वास्तव में पारदर्शी है। इस पर किस हद तक ये दोष प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो पहले दोष की यदि बात करें तो पहला दोष है चुनाव में बढ़ती हुई धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका, धन बल का बढ़ता प्रभाव, जिसके पास जितना ज़्यादा धन उसके जीतने की संभावना उतनी प्रबल, क्योंकि उसके पास प्रचार माध्यम उतने ही ज़्यादा। तो क्या धन की राजनीति देश में है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कानून द्वारा निर्धारित व्यय सीमा तो है, लेकिन देखा गया है कि उस व्यय सीमा से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता। लेकिन ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि ये खर्च चुनाव प्रचार के लिए किए गए, क्योंकि मात्र खर्चे दिखाई देना एक चीज़ है, पर वो खर्च क्या चुनाव प्रचार के लिए हुए, ये साबित करने में बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव में धन की जो लगातार बढ़ती हुई भूमिका हम देख रहे हैं, उसके कारण ही काला धन बढ़ा है और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के बीच में एक नेक्सस हम देखते हैं, काला धन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ। काला धन क्या है आप समझते हैं? ऐसा धन जिसका कोई हिसाब नहीं, हिसाब से अर्थात जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता, बिना टैक्स के अर्जित किया हुआ या रखा गया धन और उसका उपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसा देखा गया है कि इस धन और ऐसा पैसा और भ्रष्ट जो राजनीतिज्ञ हैं, इनके बीच में बड़ा गहन संबंध हमारी वर्तमान चुनाव प्रणाली में देखा जा रहा है। ईमानदार जो उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, वो धन की कमी के भय के कारण या तो चुनाव में खड़े नहीं होते या जीतने से वंचित रह जाते हैं, प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। पैसा भ्रष्टाचार के लिए नहीं, लेकिन पैसे की जरूरत तो पड़ती है प्रचार के लिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे जनसभा रैलियां कराने के लिए, किराए के सामानों की ज़रूरत के लिए हो, चाहे वह माइक सिस्टम आदि की आवश्यकता के लिए हो, आदि आदि। ये सब खर्चे
एक सामान्य उम्मीदवार की पहुंच के बाहर हैं। धनाभाव के कारण योग्य उम्मीदवार चुनाव में खड़े नहीं हो रहे हैं, और यदि खड़े होते हैं तो उनकी पराजय निश्चित रहती है। कई बार तो ऐसा देखा गया, ऐसे योग्य उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई है। 2004 में एक सर्वेक्षण हुआ था, एक सर्वे हुआ था, जिसमें देखा गया कि 14वीं जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 5,000 करोड़ रुपए एक चुनाव का खर्चा, कुल खर्चा। ये सारे खर्च जो थे वो दल, उम्मीदवार, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, इनके द्वारा किए गए। कुल खर्चे जो हैं, यदि वो 5,000 करोड़ है तो हमारे नेशनल बजट का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, हमारे जीडीपी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा चुनाव में चला जाता है। और फिर देखा जाता है कि चुनाव में ऐसे उम्मीदवार आए हैं जो बहुत से लोग पात्रता नहीं रखते, अशिक्षित हैं, तब स्थिति और खराब हो जाती है। कोई उम्मीदवार न्यूनतम 50 लाख की राशि खर्च करता है तो कोई 2 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च कर बैठता है। असली में देखा जाए तो चुनाव में धन की शक्ति को नियंत्रित करना अब बहुत बहुत ज़रूरी हो गया, और इसमें जितना विलंब होगा उतना ही सदन में हम धन बल और बाहुबल के बल पर आए हुए उम्मीदवार ज़्यादा पाएंगे, जिनसे हम एक अच्छी सरकार की अपेक्षा नहीं कर सकते।